नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं CHE1 के यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं एग्जाम में बार बार। मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन ये रिपीट हुए हैं बार बार, तो इन्हें भी पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें भी पढ़ना है। जरूरी नहीं कि यही पढ़ना है, लेकिन इन्हें भी पढ़ना है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। आप अपनी पढ़ाई भी चालू रखें और इन क्वेश्चंस को भी सिंपली देखें कि कैसे किया गया है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 वेव मैकेनिक्स से कितने टाइप के क्वेश्चंस उसने बार बार पूछे हैं CHE1 से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी यहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक। इससे पहले आपको पता होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। h अपॉन mv से पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। h होता है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वैसे तो आपको गिवन होनी चाहिए। अगर नहीं गिवन है तो आपको याद करनी चाहिए इसको, क्योंकि ये जो वैल्यू है बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती है और ये पूरी बुक में भी कई बार रिपीट हुई है, तो आप इसको याद भी करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अपॉन mv, m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको आप रफ वर्क में एक जगह लिख लेना, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये चीज देखनी है क्या गिवन है या नहीं। तो क्या कह रहा है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉडी ऑफ मास। देखिए मास आपको मिल गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। मूविंग विद द वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी भी आपको मिल गई। ठीक, अब सीधा बोल दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लो। लेकिन सपोज कीजिए आपको अगर वेवलेंथ हो गिवन, प्लांक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, मास हो गिवन, वेलोसिटी निकालनी हो, कैसे निकालोगे। आपको इसको डिराइव करना है। कैसे, लैम्डा आपको गिवन है, m को इधर भेज देना, सॉरी v इधर भेज देना, लैम्डा इधर ले आना। क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू h अपॉन m लैम्डा। इससे आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी भी निकल जाएगा। मतलब जो इसमें फाइंड आउट करने वाली चीजें हैं वो दो है, एक तो वेवलेंथ और एक जो है आपकी वेलोसिटी। इन दोनों को ही फाइंड आउट करने के लिए देगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को यूज करेगा। कभी कभार बोलता है कैलकुलेट द वेलोसिटी गिवन दैट लैम्डा या वेवलेंथ, और आपको मास दे देगा ये। तो इन दो में से एक चीज आपको निकालने को बोलेगा। ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना। डायरेक्ट वैल्यू डाली, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेट द हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड गिव इट्स मैथमेटिकल इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये तो खैर पढ़ने वाली चीज ही है, ठीक है, इसको नहीं बताऊंगा, इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो है पोजिशन के लिए यूज हुआ है। इस लॉ का जो मतलब है वो कह रहा है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखिए जब भी वो बोलता है ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसका मतलब बहुत छोटी चीज की बात कर रहा है। छोटी चीज जब एक घूमेगी, ठीक है, जब घूमेगी तो उसका जो है पोजीशन और मोमेंटम निकालना एक साथ, वो मतलब पॉसिबल नहीं है, वो ये कहता है। ठीक है, आप देख लो, स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल cannot be determined simultaneously with accuracy और certainty। accuracy, ठीक है, मतलब परफेक्टली नहीं निकाल सकते आप। तो इसलिए उसने एक एक्सप्रेशन दिया है, ये है आपकी पोजीशन p, आप जानते हैं मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है, और ये रहा प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई। इसी तरीके से आपको लिखना है, तभी वो 2 से 3 मार्क्स जो होंगे आप पे ऐड किए जाएंगे। ये लिख के आओगे तो एक ही मार्क्स देगा, और ये लिख के आओगे तो एक ही मार्क्स देगा। ठीक है, क्या पता ये ना भी लिखा और ये लिखा हो तो उसको भी काट दे। ठीक है, तो इसलिए अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखना, और जितना हो सके जो अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके राइटिंग में, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आते हैं तो पॉइंट्स में लिखना। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने कि पॉइंट्स में ही आपको क्यों लिखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेल बिहेव्ड फंक्शन। अब जो रेगुलर किताब पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया। तो देखिए ये भी एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके बारे में भी आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल में होती है समझने वाली बात, तो ये तो डायरेक्टली है खैर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द टर्म जी डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर है। अब लास्ट वाला देखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, देखिए 53n² पिकोमीटर। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम अगर आपको निकालना हो, सेकंड की जगह थर्ड भी बोल सकता है, करना कुछ नहीं है, 2 की जगह 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर। यहाँ सेकंड बोला था तो हमने 2 का स्क्वायर कर लिया, फर्स्ट को बोलेगा तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से पिकोमीटर भी आ जाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है। ठीक है, इससे पहले मैं यूनिट 1 का भी लेक्चर बना चुका हूँ, आज मैंने यूनिट 2 भी कवर कर दिया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 3 की, यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।